नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय आर्य भाषा को देख रहे थे। भारतीय आर्य भाषा को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित कर लिया था। पहला भाग था प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा था आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। आज हम इन तीनों भाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं भारतीय आर्य भाषा को। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन हमने पिछली ही क्लास में कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है भाषा विज्ञान की, आज तीसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 वैदिक संस्कृत का लिख लीजिए, का कौन सा है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, तो इसका समय भी लिख लीजिए दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक। अब इसके 2 भाग हो रहे हैं। कौन कौन से? एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 तक। 1500 ईसा पूर्व से कितना? 1000 ईसा पूर्व। ये किसका समय है? ये वैदिक संस्कृत का समय है। तो आइए देखते हैं वैदिक संस्कृत के अंतर्गत थोड़ा सा लिखते हैं। प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप। प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? भारतीय आर्य भाषा का विभाजन देख रहे हैं, जिसमें से पहला विभाजन देख रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके 2 भाग हुए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हम सबसे पहले देख रहे हैं वैदिक संस्कृत को। प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, अरण्यक, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों की और उपनिषदों की और उपनिषदों की भाषा को वैदिक संस्कृत की संज्ञा दी। उपनिषदों की भाषा को वैदिक संस्कृत की संज्ञा दी। वैदिक संस्कृत की संज्ञा दी। तो वैदिक संस्कृत हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की भाषा को क्या कहा गया है? वैदिक संस्कृत कहा गया है। इसके अलावा वैदिक भाषा में कुल 52 वर्ण थे। कितना वर्ण था? 52। तो ये भी लिख लीजिए, वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा में 52 वर्ण था। स्वरों की संख्या 14 थी। स्वरों की संख्या कितनी थी? 14। स्वरों की संख्या 14 थी। ये तो हो गया वैदिक संस्कृत। इसके अलावा आइए देख लेते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसका समय कब से कब तक है? इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बारे में लिखिए। लौकिक संस्कृत के साथ साथ लौकिक संस्कृत के साथ साथ लौकिक संस्कृत के साथ साथ इसे संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत, इसे संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत लौकिक संस्कृत के साथ साथ इसे संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहा गया। कहा गया। लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी। लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी। लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी।
लौकिक संस्कृत के साथ साथ इसे संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहा गया। लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी जिसे हम बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते थे, जिसे हम बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते थे। इस भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण था। वाल्मीकि की रचना कौन सी है? रामायण। वाल्मीकि कृत रामायण था। इसको आप केवल 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। बहुत सरल टॉपिक है और बहुत आसानी के साथ आप लोगों को तैयार भी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभारत पुराण आदि की रचना हुई। लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 48 थी। लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 48 थी। चलिए दोस्तों, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लें। आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन हमने पिछली ही क्लास में कर लिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो सबसे पहले हमने देखना प्रारंभ किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अगर आपसे समय पूछे तो इसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक किसका समय है? वैदिक संस्कृत का है। इसके अलावा इसका दूसरा भाग कौन सा है? लौकिक संस्कृत।
लौकिक संस्कृत का समय क्या है? इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। अच्छा, वैदिक संस्कृत में आता क्या है? वैदिक संस्कृत यह आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप है। इसमें वैदिक संहिताओं के साथ साथ ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि जो ग्रंथ वेद लिखे गए हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लौकिक संस्कृत में क्या है? लौकिक संस्कृत में इसे संस्कृत कहा जाता है, इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी। वाल्मीकि का रामायण, अश्वघोष, कालिदास और इसके अलावा बाणभट्ट, वाल्मीकि, इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। वैदिक भाषा में वर्णों की संख्या वैदिक भाषा में वर्णों की संख्या कितनी थी? 52 थी। और लौकिक में कितनी थी? 48 थी। चलिए इतना आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले विभाजन की तरफ। अगला विभाजन होगा हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाजन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका समय लिख लीजिए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। चलिए लिख लेते हैं। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें से पहला है पाली। पहला कौन सा है? पाली। इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, प्रथम प्राकृत। और इसका समय लिख लीजिए। इसका समय है दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरा है प्राकृत। दूसरा कौन सा है? प्राकृत। और इसका समय क्या है? 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आ जाएगा आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश। और ये है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं। पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक,
अब हेडिंग डाल लीजिए पाली। पाली का समय क्या है? इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषा है। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की आर्य भाषा की पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषा है। प्रथम भाषा है। इसे प्रथम प्राकृत इसे प्रथम प्राकृत या प्रथम देश भाषा या प्रथम देश भाषा और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई विचार हैं। कई विचार हैं या कई विद्वानों के विचार हैं या कई मत हैं, आप कह सकते हैं। पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई विचार हैं। तो सबसे पहले इसको पंक्ति कहा गया। क्या कहा गया? पंक्ति। और किसके आधार पर? बुद्ध की पंक्तियों के आधार पर इसे क्या कहा गया? पंक्ति। बुद्ध की पंक्तियां। किसके आधार पर इसको पंक्ति कहा गया? बुद्ध की पंक्तियों के आधार पर इस पाली को क्या पहले कहा गया? पंक्ति कहा गया। और विद्वान है उनका कहना है कि सबसे पहले इसको पल्ली कहा गया। क्या? पल्ली। पल्ली। और ये किस आधार पर कहा गया? ग्राम या ग्रामीणों की भाषा के आधार पर इसको कहा गया। ग्राम या ग्रामीणों की भाषा होने की वजह से इसको क्या कहा गया? पल्ली कहा गया। कुछ विद्वान इसको पाटिलपुत्र से मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? पाटिलपुत्र से। तो लिख लीजिए पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र ये मगध की भाषा थी। मगध की भाषा।
और सबसे ज्यादा विद्वानों का मत यही मानना है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, पाटलिपुत्र से हुई। तो लिख लीजिए सर्वमान्य मत, विद्वानों का सर्वमान्य मत, विद्वानों का सर्वमान्य मत। यदि आपसे पूछ ले कि पाली की उत्पत्ति कहां से हुई, तो कहां से बताना है, पाटलिपुत्र मगध से बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग इतिहास देखेंगे इसका। ठीक, पाली का पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर और इसके बारे में देखते हैं। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर दें, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पाली जिसको हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। पाली का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्राकृत का समय क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का समय क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, तो क्या बताना है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। और कौन कौन से हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। यहाँ पर क्रम लगाने के लिए आपसे भी पूछ सकता है, इसको आप क्रम से लगाइए। पहले पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा। अगर पाली ऑप्शन में नहीं है, प्रथम प्राकृत है, तो आप प्राकृत के पहले प्रथम प्राकृत को रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अपभ्रंश को। पाली का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर हमने पाली प्रथम प्राकृत के बारे में देखा। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषा है। इसे प्रथम प्राकृत या प्रथम देश भाषा और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति पंक्ति से हुई, जो बुद्ध की पंक्तियां हैं उससे इसकी उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति पल्ली से हुई या ग्राम और ग्रामीणों की भाषा थी। और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसकी उत्पत्ति मगध की भाषा, जो पाटलिपुत्र मगध की थी, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और यही सर्वमान्य मत भी है, कई विद्वान इससे सहमत भी है। ठीक, इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। पाली में ही लिखिएगा आप लोग। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसीलिए इसे बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। इसीलिए इसे बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है,
इसीलिए इसे बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। पाली शब्द का प्राचीन प्रयोग पाली शब्द का प्राचीन प्रयोग पाली शब्द का प्राचीन प्रयोग दीपवंस ग्रंथ में मिलता है। दीपवंस ग्रंथ में मिलता है। पाली शब्द का प्राचीन प्रयोग दीपवंस ग्रंथ में मिलता है। इसे शिलालेखी भाषा भी कहते हैं। इसे शिलालेखी भाषा भी कहते हैं। इसे शिलालेखी भाषा भी कहते हैं। चलिए और आगे लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा। पाली साहित्य के अध्ययन के आधार पाली साहित्य के अध्ययन के आधार अध्ययन के आधार त्रिपटक त्रिपटक इसमें क्या है? बुद्ध वचन है। बुद्ध वचन ब्रैकेट में लिख लीजिए। बुद्ध वचन, जातक कथा, जातक कथा और धम्मपद और धम्मपद है। ठीक, तो इसका आधार क्या है? त्रिपटक, जातक कथा और धम्मपद है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, इसीलिए इसे बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग दीपवंस ग्रंथ में मिलता है। इसे शिलालेखी भाषा भी कहा जाता है। ठीक, पाली साहित्य के अध्ययन के आधार त्रिपटक, जातक कथा और धम्मपद है। यहां तक आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा के व्याकरणाचार्य पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कात्यायन माने जाते हैं। कात्यायन माने जाते हैं। कात्यायन माने जाते हैं। कात्यायन के अनुसार आगे लिखिए। कात्यायन के अनुसार आठ स्वर 33 व्यंजन है। किसमें? पाली में 8 स्वर
33 व्यंजन है। 833 व्यंजन। पाली में 3 लिंग और 2 वचन। पाली में 3 लिंग और 2 वचन। और 2 वचन द्वित वर्णों की बहुलता है। द्वित वर्णों की बहुलता है। पाली के बारे में इतना पर्याप्त है। ठीक। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, इसीलिए इसे बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग दीपवंश ग्रंथ में मिलता है। इसे शिलालेखी भाषा भी कहते हैं। पाली साहित्य के अध्ययन के आधार त्रिपिटक, जातक कथा और धम्मपद है। पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कच्चायन माने जाते हैं। कच्चायन के अनुसार इसमें 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। पाली में 3 लिंग और 2 वचन, द्वित वर्णों की बहुलता देखने को मिलती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्राकृत के बारे में। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्राकृत। और प्राकृत का समय क्या है? इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा में प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली और अपभ्रंश के मध्य की भाषा है। के मध्य की भाषा है। मध्य की भाषा है। प्राकृत के उत्पत्ति के संबंध में प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। दो मत प्रचलित हैं। और वो 2 मत कौन कौन से हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला है जनसाधारण की भाषा। पहला कौन सा है? जनसाधारण की भाषा। और दूसरा है संस्कृत से उत्पन्न भाषा।
संस्कृत से उत्पन्न भाषा। चलिए आगे लिखिए। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया। इसे महावीर के उपदेशों का संकलन। इसमें महावीर के उपदेशों का संकलन है। इसमें महावीर के उपदेशों का संकलन है। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुच का आता है। वररुच का आता है। इनका व्याकरण ग्रंथ कई बार पूछा गया है। इनका व्याकरण ग्रंथ आपको लिखवाया भी गया है। ये इनका व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश है। प्राकृत प्रकाश है। कई बार पूछा गया है कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। किसका है? वररुच की रचना है। ठीक। और किसमें है? प्राकृत भाषा में प्राकृत प्रकाश है। इसके अतिरिक्त हेमचंद्र को हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। चलिए इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार इस पेज को रिपीट कर लिया जाए। ठीक। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, इसीलिए बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग दीपवंश ग्रंथ में मिलता है। इसे शिलालेखी भाषा भी कहते हैं। पाली साहित्य के अध्ययन के आधार त्रिपिटक, जातक कथा और धम्मपद है। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध के वचन। पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कच्चायन माने जाते हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में कितने? 8 स्वर और 33 व्यंजन। पाली में 3 लिंग और 2 वचन द्वित्व वर्णों की बहुलता देखने को मिलती है। प्राकृत
1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली और अपभ्रंश के मध्य की भाषा है। प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। जनसाधारण की भाषा, संस्कृत से उत्पन्न भाषा। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया। इसे इसमें महावेद के उपदेशों का संकलन है। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुच का आता है। इनका व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है, किसकी है, वररुच की। इसके अतिरिक्त हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया दोस्तों कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपभ्रंश को। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत दो भाषाओं को हमने देखा, एक पाली को देखा, दूसरा प्राकृत को देखा, तीसरा देखेंगे अपभ्रंश। हेडिंग डाल लीजिए अपभ्रंश। और इसका समय क्या है? इसका समय है दोस्तों 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। एक बार चेक कर लें, बहुत ऊपर तो नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं। अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप जब भाषा का रूप जब भाषा का रूप सुसंस्कृत जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल की सामान्य रूप हो जाए, बोलचाल की सामान्य रूप
बोलचाल की सामान्य रूप हो जाता है। हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। 1000 ईस्वी के आसपास 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था। किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा। जिसे अवहट्ट अपभ्रंश देसी भाषा नाम दिया गया। जिसे अवहट्ट अपभ्रंश देसी भाषा नाम दिया गया। भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश के 7 भेद मानते हैं। भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश के 7 भेद मानते हैं। और वो 7 भेद कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं।
पहला है सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा है पैसाची अपभ्रंश। चलिए ये भी लिखते चले यहाँ पर। सौर सैनी अपभ्रंश से जो उत्पन्न भाषाएं हुई हैं उनका भी नाम लिखते रहिए। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो सौर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। राजस्थानी, गुजराती, ताकि आगे जब हम डायग्राम बनवाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। पैसाची अपभ्रंश में इसके अंतर्गत लिख लीजिए पंजाबी लहदा। पंजाबी लहदा। तीसरा था बाचड़ अपभ्रंश। तीसरा कौन सा था? बाचड़ अपभ्रंश। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाचड़ अपभ्रंश से कौन सी निकली है उत्पन्न भाषा है? वो है सिंधी। सिंधी। 4 नंबर पर लिखिए खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। और इससे कौन सी निकली है? इससे निकली है पहाड़ी। पहाड़ी। 4 हो गया, अभी 3 बाकी है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। 5 नंबर पर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसमें कौन सी आती है? मराठी। मराठी। अगला है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आएगी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। अभी एक और लिखना है इसमें। एक लिख लीजिए मागधी अपभ्रंश। 7 नंबर पर लिख लीजिए मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। और इसमें कौन सी आती है? बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला। बिहारी, उड़िया,
असमिया, बंगला। चलिए दोस्तों, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं अपभ्रंश। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय किसका माना जाता है? अपभ्रंश का माना जाता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल की सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। ठीक, उनके पंडितों के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो संस्कृत भाषा न रह करके उसका बिगड़ा हुआ रूप हुआ है तो वो कौन सा है? अपभ्रंश भाषा है। और जो एकदम शुद्ध संस्कृत है वही सही भाषा है। ठीक, जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल की सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा, जिसे अवहट अपभ्रंश देसी भाषा नाम दिया गया। भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश के 7 भेद मानते हैं और ये 7 भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश में सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश से जो उत्पन्न भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, गुजराती हिंदी है। पैसाची अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं पंजाबी है, लहदा है। बाचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न कौन सा है? सिंधी है। खस अपभ्रंश से कौन सा है? पहाड़ी है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सा है? मराठी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला है। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए एक विभाजन और बचा है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक डायग्राम बनवाएंगे आप लोगों को, जिसमें अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं और उसके बाद उसकी बोलियां, उसके उपनाम, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा को। ये आप लोगों ने लिख लिया हो तो आगे बढ़े हम। हो गया है? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक कालीन, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। समय क्या है? समय इसका 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक, निरंतर चला आ रहा है। तो इसका समय लिखना है तो समय लिख लीजिए इसका। एक हजार ईस्वी से निरंतर, ठीक। चलिए इसमें थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, देखते हैं।
आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास। आर्य भाषा का विकास। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। 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 हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। लेकिन इसमें और एक बात है, वो भी लिख लीजिए। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। अतः हिंदी की जननी, अगर आपसे पूछे हिंदी की जननी कौन है, तो कौन है? अपभ्रंश है। आदि जननी संस्कृत है। यदि पूछ ले हिंदी की आदि जननी कौन है, तो कौन है? संस्कृत। ये भी लिख लीजिए, आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत है। और ये क्रम कई बार पूछा जाता है, ये क्रम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। संस्कृत हमने आपको पीछे लिखवाया भी है, लेकिन यहां पर भी एक बार लिखवा दे रहे हैं। संस्कृत से क्या? पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या? हिंदी। ठीक, तो हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। और हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर डायग्राम बनवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमें इतना ही लिखना है। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है, आदि जननी संस्कृत है। और इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा, ये क्रम लगाने के लिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं डायग्राम को।
चलो पहले डायग्राम बन जाने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग शुरू करिएगा बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेज छोटे हो या कम जगह हो तो दिक्कत हो सकती है। पहले डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी पे बनाना शुरू करिएगा। ठीक, एक तरफ लिखेंगे हम लोग अपभ्रंश। ठीक, चलो एक भाग ये बन गया। दूसरा भाग हमें बनाना है अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा, दो भाग हो गया इसका। तीसरा भाग हमें बनाना है बोली। बोली, चलो ये तीन भाग हो गया। और चौथा भाग हमें बनाना है किसके लिए? उपनाम के लिए। उपनाम, ये चार भाग हमें बनाने थे एक पेज में। ठीक, पहले डायग्राम को बन जाने दीजिएगा, उसके बाद बनाना शुरू करिएगा आप लोग। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश, और ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, और जब भी कोई भी परीक्षा होगी, चाहे छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही। चलो अब सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले लिखेंगे क्या? पश्चिमी हिंदी। इसमें लिखेंगे पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली, और खड़ी बोली में कौरवी, कर्कश, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? कौरवी, कर्कश, मानक, परनिष्ठित। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते तो आसान हो जाता, वहां पर नहीं समाहित होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले बन जाने दीजिए आप लोग। ठीक, उसके बाद फिर आप लोग बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पर बोली हो जाएगा। बोली, अब यहाँ पे हो सकता है आ जाए।
बोर्ड पे बहुत छोटा लिख भी नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को देखना भी है। ये भाषा मिटा करके यहाँ नीचे कर देना। चल अब देखते हैं, प्रयास करते हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? कौरवी, कर्कश, कौरवी, कर्कश, मानक, परनिष्ठित, परनिष्ठित, गंवारू, टकसाली, टकसाली। दूसरा इसमें है ब्रज भाषा। दूसरा कौन सा है? ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, आइए उसको देखते हैं। अंतर्वेदी, अंतर्वेदी, सिकरवाड़ी, सिकरवाड़ी, बोक्सा, ब्रजबुली। उसके बाद बुंदेली, बुंदेली। इसमें आप लोग करिएगा आल्हा बनाफली, आल्हा बनाफली। बुंदेली के बाद कन्नौजी, कन्नौजी। कन्नौजी में कुछ नहीं करना है हमें, कन्नौजी में कुछ नहीं। हरियाणवी, हरियाणवी। और इसके अंतर्गत हमें लिखना है बांगरू जाटू, बांगरू जाटू। दो भाषाएं, ठीक। बहुत अगर छोटा हो रहा हो तो पेज चलो दिखाई तो दे रहा है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया कौन सा? सौसैनी अभ्यंग। उसके बाद इसका अगला भाग है राजस्थानी, राजस्थानी। राजस्थानी में जयपुरी, जयपुरी। जयपुरी में को गुवाहाटी भी कहते हैं, गुवाहाटी। इसके अंदर कौन सी उप बोली है? लिखिए हड़ौती, तोराबंदी, हड़ौती, तोराबंदी, हड़ौती, तोराबंदी, कठैड़ा, चौरासी, कठैड़ा,
84। फिर मारवाड़ी, मारवाड़ी इसमें लिखिए मारवाड़ी में मेवाड़ी सिरोही, मेवाड़ी सिरोही, मेवाड़ी सिरोही। फिर मालती में मालती में सोनवाड़ी, सोनवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रत्नमाली। ये तो हो गया मालती के अंतर्गत। फिर मेवाती, मेवाती, मेवाती में कौन सा है? राठी नेहर, राठी नेहर, कठर गुजरी, कठर गुजरी। राजस्थानी के 4 भाग, पश्चिमी हिंदी के 5 भाग। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी, मालती, मेवाती। अब अगला लिखिए गुजराती, यहां पर लिख लीजिए गुजराती, गुजराती के अंतर्गत कुछ नहीं। ठीक, यह हो गया सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। चलिए इसको आप बना लीजिए। अभी इसमें और आपको सम्मिलित करना है, एक बार में नहीं आ पा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो अभी और बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो पहले आप इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अर्धमागधी को। इसी क्रम को नीचे लिखते हुए चले जाइएगा, बढ़ाते चले जाइए, यहाँ जगह नहीं है, अगर नीचे लिख देंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हो गया, दूसरा देखते हैं। ठीक, सही से समझाने में भी समस्या हो रही है, सही से हम आप लोगों को समझा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्पेस उतना अच्छा ब्लैक बोर्ड पे नहीं मिल पा रहा है कि हम जो है पूरे 7 नाम अपभ्रंश के एक साथ आपके सामने रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है अर्धमागधी।
इस अपभ्रंश को हटाया जाए और हेडिंग डाला जाए अर्धमागधी। बहुत छोटा छोटा लिख देंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, मेरे लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अर्धमागधी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। अर्धमागधी में पहले इससे उत्पन्न भाषा कौन सी है लिख लेते हैं, तो कौन सी है, पूर्वी हिंदी। ठीक, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी से उत्पन्न हुई है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इससे कौन कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए, पूर्वी हिंदी से उत्पन्न बोली है। अब अवधी को लिखिए कौशली बैसरवाली। इसके उपनाम क्या है, कौशली बैसवाड़ी। इसके बाद बघेली, बघेली में रिवाई। और छत्तीसगढ़ी में लिख लीजिए आप लोग लरिया खलवाही। लरिया खलवाही। ये तो हो गया अर्धमागधी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा कौन सी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और उसके उपनाम क्या है, कौशली बैसवाड़ी, रिवाई, लरिया खलवाई। अगला है मागधी। अगला कौन सा है, मागधी। मागधी के अंतर्गत आएगा आपका पूर्वी हिंदी, वो बिहारी हिंदी, सॉरी बिहारी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत आएगा पूर्वी हिंदी, मागधी के अंतर्गत आएगा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अब इसमें लिखिए आप लोग भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, भोजपुरी के उपनाम कुछ नहीं मिलते। मगही, मगही के उपनाम है आपके अंगिका, वज्जिका। अंगिका, वज्जिका। मैथिली, मैथिली के भी कोई नाम नहीं। ठीक, आपको ये 3 कॉलम तो याद ही होना चाहिए, चौथा कॉलम आप भूल जाओ चलेगा, लेकिन 3 कॉलम आपको पता ही होना चाहिए। बिहारी हिंदी, मागधी हिंदी के अंतर्गत और भी हिंदी है जो हमने पीछे देखी थी। कौन सी, उड़िया, असमिया, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, उड़िया, असमिया, और बंगला।
इसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, इसको हमको नहीं पढ़ना है। ये मागधी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी हमें पढ़ना है। इसके अलावा उड़िया, असमिया, बंगला हमको नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हमें नहीं जानना है, केवल बिहारी हिंदी के बारे में जानना है। अगला है खस। कौन सा है अगला? खस। इसके अंतर्गत आता है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और इस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 हिंदी आती है। कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वाली में लिख लीजिए। इसके अंतर्गत आते हैं राठी, बघानी, राठी, बघानी, शालिनी, टिहरी, टेहरी। इसमें 2 और हैं, कुमायूनी और नेपाली। कुमायूनी और दूसरा है नेपाली। कोई मतलब नहीं इनका। ठीक, आगे आइए। बाचर, बाचर, बाचर से कौन सा उत्पन्न हुआ है? सिंधी। बाचर से कौन सा उत्पन्न हुआ? सिंधी। और इसको यहीं पर काट दो, इसको हमें नहीं पढ़ना। इसके अलावा महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से कौन सा उत्पन्न हुआ है? इससे उत्पन्न हुआ है मराठी। बस इतना इसके बारे में जानना है, इसके आगे हमें नहीं जानना। ठीक, महाराष्ट्री से कौन सा उत्पन्न हुआ? मराठी। बस इतना जानना है, इसके आगे हमें नहीं जानने की जरूरत है। पैसाची, फिर अगला कौन सा है? पैसाची। पैसाची में पंजाबी, लहदा, पंजाबी और दूसरा कौन है? लहदा। चलिए आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक, आप लोग बना लीजिए अच्छे से। डायग्राम बड़ा था, एक पेज में नहीं आ पाया, इसलिए 2 पेज में हमें करना पड़ा। और ये डायग्राम जो बनवाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। खासतौर पर अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं, बोली, ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं, बोली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से कौन सी बोली उत्पन्न हुई? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी से कौशली, बैसरवाड़ी और बघेली से रिवाई, छत्तीसगढ़ी से लरिया, खलवाही। मागधी से बिहारी हिंदी। मागधी से कौन सी हिंदी आती है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी की कोई उपनाम नहीं मिलते। उसके बाद उड़िया, असमिया, बंगला तो हमें पढ़ना ही नहीं, वहीं पर हमने काट दिया इसको। मगही, मगही में अंगिका, वज्जिका, मैथिली में कोई नहीं। खस, खस में पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी में कौन सी है? गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली है। गढ़वाली के अंतर्गत राठी, बघानी, शालिनी, टिहरी है।
कुमायूनी और नेपाली से हमें कोई मतलब नहीं। बाचड़, बाचड़ में सिंधी है, हमें बाचड़ के अंतर्गत जानना है सिंधी है, इसके आगे हमें नहीं जानने की जरूरत है। महाराष्ट्री में मराठी, पैसाची में पंजाबी, लहजा, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चलिए दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा, आइए बढ़ते हैं आगे। हो गया, चल। अब कल की क्लास जो होगी वो बोली पे हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है क्षेत्र भी देख लेंगे। ठीक, खड़ी बोली के अंतर्गत देखेंगे, फिर हम लोग आज छत्तीसगढ़ी या बघेली, ये सारी बोलियां हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।